आज हम देखेंगे अपने बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड जो है थोड़ी हार्ड क्वेश्चंस को, थ्योरेटिकल क्वेश्चन को देखने वाले हैं। ठीक है, तो आप जो है इन सारे क्वेश्चन को पहले अपने से सॉल्व कीजिएगा, फिर आंसर देखिएगा। साथ ही साथ आप जो है वीडियो के लास्ट में अपने स्कोर को भी कमेंट में बताइएगा। ठीक है, तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो सबसे पहले हम अपना स्टार्ट करेंगे अपने बायोलॉजी के एमसीक्यू क्वेश्चन से। ठीक है, तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं अपने बायोलॉजी के एमसीक्यू क्वेश्चन से। तो बायोलॉजी का जो सबसे पहला जो एमसीक्यू क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज़ नॉट इन्वॉल्व इन द रेगुलेशन ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन मासिक धर्म चक्र के नियंत्रण में शामिल नहीं है। ठीक है, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो हार्मोन होता है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है उसकी रेगुलेशन में इन्वॉल्व नहीं होता है। पहला ऑप्शन है LH यानी कि लुटिलाइजिंग हार्मोन, दूसरा है FSH यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तीसरा है एस्ट्रोजन या फिर ऑक्सीटोसिन। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑक्सीटोसिन। ठीक है, ऑक्सीटोसिन जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड नहीं है, या इससे इसका कुछ लेना देना नहीं है इसके रेगुलेशन से मेंस्ट्रुअल साइकिल के। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच फेज ऑफ मियोसिस डज अकर ओवर क्रॉसिंग, यानी क्रॉसिंग ओवर किस चरण में होता है। प्रोफेज फर्स्ट में होता है, मेटाफेज फर्स्ट में होता है, एनाफेज फर्स्ट में होता है, या टीलोफेज फर्स्ट में होता है। तो आप जब सेल डिवीजन पढ़ेंगे और सेल साइकिल पढ़ेंगे तो आपको ने उस चैप्टर में ये सारी चीज़ें पढ़ी होंगी, तो आपको ये बताना है कि क्रॉसिंग ओवर जो प्रोसेस होता है वो किस फेज़ में होता है। ठीक है, तो आपका जो क्रॉसिंग ओवर होता है वो प्रोफेज फर्स्ट में होता है। ठीक है, यानी कि जो ऑप्शन ए है आपका वो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी द फिनोटाइप रेशियो इन F2 जनरेशन ऑफ अ डाई हाइब्रिड क्रॉस, यानी कि डाई हाइब्रिड क्रॉस की F2 पीढ़ी में प्रकट गुणों का अनुपात क्या होगा। 9:3:3:3:1 होगा, या 1:2:1 होगा, या 3:1 होगा, या फिर 1:1:1:1 होगा। तो आपको बताना है कि जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि मेंडल का जो द्विसंकरण का नियम था उसमें ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी होंगी। तो आपका जो करेक्ट आंसर है इसमें वो है आपका ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए 9:3:3:1। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच एंजाइम इज यूज्ड इन पीसीआर टू सिंथेसिस डीएनए, यानी कि पीसीआर में डीएनए संश्लेषण के लिए कौन सा एंजाइम यूज किया जाता है। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, टैग पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, या फिर लाइकेज। ठीक है, तो आपका जो इसमें करेक्ट आंसर है वो है आपका टैग पॉलीमरेज। ठीक है, टैग पॉलीमरेज जो एंजाइम होता है उसका यूज़ किया जाता है पीसीआर में डीएनए सिंथेसिस के लिए या डीएनए के संश्लेषण के लिए। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता होगा कि जो हमारी किडनी होती है वो ब्लड फिल्ट्रेशन का में वर्क करती है, साथ ही साथ जो है कुछ वाटर का रीअब्जॉर्प्शन भी करती है। ठीक है, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो पार्ट है वो रीअब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। ठीक है, तो आपका जो पहला ऑप्शन है बोमन्स कैप्सूल है, दूसरा है लूप ऑफ हेनले, तीसरा है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, चौथा है आपका डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, यानी कि आपका जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच गैस इज़ यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल फूड रिपिंग, यानी कि कृत्रिम फल पकाने के लिए कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, यानी कि ये आपसे पूछना चाहता है कि आर्टिफिशियली जो फ्रूट को पकाया जाता है उसमें कौन सी गैस यूज की जाती है, एथिलीन, मीथेन, या कार्बन डाइऑक्साइड, या ऑक्सीजन। ठीक है, तो जो आर्टिफिशियल फ्रूट रिपिंग होती है तो उसमें जो आपकी गैस यूज होती है वो है आपका इथेलीन। ठीक है, एथिलीन का यूज होता है। ठीक, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ डीएनए मॉलिक्यूल द नंबर ऑफ द प्यूरिन्स इज ऑलवेज इक्वल टू, यानी कि डीएनए अणु में प्यूरिन की संख्या हमेशा किसके बराबर होती है, पिरिमिडिन्स के, एडेनिन के, साइटोसिन के, या ग्वानिन के। तो आपका जो प्यूरिन का जो नंबर होता है वो आपका इक्वल होता है पिरिमिडिन्स के। ठीक है, यानी कि जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक, पिरिमिडिन्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं प्यूरिन के। ठीक, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू आरएनए इज कॉल्ड, यानी कि डीएनए से आरएनए में आनुवांशिक जानकारी की जो कॉपी की जाती है, करने की जो प्रक्रिया होती है कॉपी,
उसको क्या कहते हैं, ठीक है। जो कॉपी होता है उसको प्रक्रिया को क्या कहते हैं वो आपको बताना है। उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, रेप्लिकेशन कहा जाता है, ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है, ट्रांसलेशन कहा जाता है या फिर ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है आपका, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर है आपका। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इम्यून सेल आर प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटीबॉडी प्रोडक्शन, ठीक है। यानी कौन सी जो इम्यून सेल होती है वो इन्वॉल्व होती है प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी में, ठीक है। टी सेल्स होती हैं, बी सेल्स होती हैं, माइक्रोफेजेस होते हैं या एनके सेल्स होती हैं। तो आपका जो करेक्ट आंसर है इसमें है बी सेल, ठीक है। बी सेल जो होती हैं वो एंटीबॉडी के प्रोडक्शन में रिस्पॉन्सिबल होती हैं और एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करती हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोल्डन राइस इज जेनेटिकली मॉडिफाइड टू बी रिच इन, यानी कि गोल्डन राइस को आनुवांशिक रूप से किस पोषक तत्व से भरपूर बनाने के लिए संशोधित किया जाता है या संशोधित किया जाता है। अब आपका जो ऑप्शन है वो है विटामिन B12 या फिर आयरन, फिर विटामिन ए, बीटा कैरोटीन या फिर फॉलिक एसिड। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वह है आपका ऑप्शन सी, यानी कि विटामिन ए, बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन को जो है रिच बनाने के लिए, गोल्डन राइस में जो है बीटा कैरोटीन को रिच बनाने के लिए उसे जेनेटिकली मॉडिफाइड किया जाता है, ठीक है। अब हम देखेंगे अपने केमिस्ट्री के एमसीक्यू क्वेश्चन को, ठीक है। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं अपने केमिस्ट्री के एमसीक्यू क्वेश्चन से। तो जो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट बॉन्ड डिसोलेशन एंथैल्पी, यानी निम्नलिखित में से किसका बंध विच्छेदन एंथैल्पी सबसे अधिक होता है। F2 का, क्लोरीन का, ब्रोमीन का या फिर आयोडीन का, ठीक है। तो हाईएस्ट बॉन्ड डिसोलेशन एंथैल्पी आपको बताना है इनमें से जो ऑप्शन दिया गया है आपको, ठीक है। तो इसमें जो सबसे हाईएस्ट एंथैल्पी होती है वो होती है Cl2 की, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ इज, यानी कि आपको अम्लीयता का सही क्रम बताना है, ठीक है। तो अम्लीयता का जो सही क्रम है वो क्या है आपको ये बताना है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है इसमें वो है आपका ऑप्शन ए, ठीक है। HClO इज ग्रेटर देन HClO2, इससे भी ग्रेटर देन क्या होता है HClO3, और इससे भी ग्रेटर देन क्या है HClO4, ठीक है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर 4 है वो ऑप्शन जो ए है वो आपका करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोगुलेटिव प्रॉपर्टी, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कोगुलेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। आपका ऑप्शन है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यानी कि वाष्प दाब का सापेक्ष घटाव, ऑस्मोटिक प्रेशर यानी परासरण दाब, या फिर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन यानी स्फुटनांक में वृद्धि, या फिर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स यानी कि अपवर्तनांक। तो आपका जो इसमें करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होती है एक कोगुलेटिव प्रॉपर्टी नहीं होती है, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड एज एन एंटी नॉक कंपाउंड इन पेट्रोल, यानी निम्नलिखित में से कौन सा जो यौगिक होता है पेट्रोल में एंटी नॉक एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। TEL यानी टेट्राएथिलेट, या फिर TNT यानी ट्राई नाइट्रोटोलीन, या फिर RDX, या फिर ग्लिसरीन, ठीक है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, यानी कि TEL यानी टेट्राएथिलेट का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम इन PCl5, यानी कि PCl5 अणु में केंद्रीय परमाणु के संकरण की अवस्था क्या है। sp है, sp2 है, sp3 है या sp3d है। तो आपका जो बताना है सेंट्रल एटम जो आपका PCl5 दिया है इसमें केंद्रीय परमाणु की जो संकरण है उसकी अवस्था क्या होगी। तो उसकी जो अवस्था होगी वो होगा sp3d, ठीक है। यानी कि जो आपका ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन इज 3.0 इंटू 10⁻³ सेकेंड माइनस वन, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यानी कि किसी अभिक्रिया की दर नियतांक 3.0 गुणे 10⁻³ सेकेंड माइनस वन है। तो अभिक्रिया का क्रम क्या होगा, वो क्या होगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा, फर्स्ट ऑर्डर होगा, या फिर सेकेंड ऑर्डर होगा, या फिर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन होगा। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, यानी कि प्रथम क्रम होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फ्रॉम अ कॉम्प्लेक्स विथ अमोनिया, यानी निम्नलिखित में से कौन अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स नहीं बनाता है। Ag+ या फिर Zn2+, Mg2+ या Cu2+। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका Mg2+।
Mg2+ जो होता है वो आपका जो है वो कॉम्प्लेक्स नहीं बनाता है अमोनिया के साथ, ठीक। अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ओर इज कंसनट्रेटेड बाय फ्लोटेशन प्रोसेस, यानी कि कौन सी धात्विक खनिज जो है फ्लोटेशन विधि से एकाग्रित किया जाता है, हेमेटाइट या फिर बॉक्साइट, फिर गैलेना या फिर मैग्नेटाइट, ठीक है। तो आपका जो इसमें करेक्ट आंसर है वो है गैलेना। गैलेना जो होता है उसको जो होता है फ्लोटेशन विधि द्वारा जो होता है एकत्रित किया जाता है, एकाग्रित किया जाता है, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स इज फॉर्म्ड बाय कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीमर संघनन बहुलीकरण से बनता है, पॉलीएथीन, फिर टेफ्लॉन या फिर नायलॉन सिक्स या फिर पीवीसी, ठीक है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है नायलॉन सिक्स, ठीक है। नायलॉन सिक्स जो होता है वो जो होता है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के थ्रू बनता है, ठीक है, पॉलीमर्स के। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच गैस इज रिलीज्ड व्हेन KMnO4 रिएक्ट्स विद कंसनट्रेटेड HCl, यानी कि जब KMnO4 सांद्र HCl के साथ अभिक्रिया करता है तब कौन सी गैस निकलती है, O2 यानी कि ऑक्सीजन निकलती है, या H2 यानी कि हाइड्रोजन निकलती है, Cl2 यानी क्लोरीन निकलती है, या O2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज होती है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है Cl2 यानी कि क्लोरीन, ठीक है। Cl2 रिलीज होती है, यानी कि आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। अब हम देखेंगे अपने फिजिक्स के एमसीक्यू क्वेश्चन को। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फिजिक्स के एमसीक्यू क्वेश्चन को, ठीक है। तो फिजिक्स का जो सबसे पहला जो एमसीक्यू क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज इज नॉट अ वेक्टर, यानी निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि सदिश नहीं है या वेक्टर नहीं है, डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन, वेलोसिटी यानी कि वेग, वर्क यानी कि कार्य, या फिर एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण, ठीक है। तो आपको बताना है कि इसमें से वेक्टर क्वांटिटी कौन नहीं है। तो वेक्टर इसमें जो क्वांटिटी नहीं है वो है आपका वर्क। वर्क जो है आपका वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, यानी कि जो आपका ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का, ठीक है। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच लॉ एक्सप्लेन द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है, यानी कि रेखीय संवेग संरक्षण का नियम किसके द्वारा समझाया जाता है, न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ, या लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल, ठीक है। तो आपको बताना है जो आपका कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है उसको किस लॉ के थ्रू डिफाइन किया जाता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है न्यूटन थर्ड लॉ, यानी कि न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार जो है उसे समझाया जाता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ प्रोजेक्टाइल हैज़ अ मैक्सिमम रेंज व्हेन इट इज यानी प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ, एक प्रक्षेपित पिंड अधिकतम दूरी तब तय करता है जब उसका एंगल हो, यानी कि किस एंगल पे फेंकने पे जो आपका पिंड है वो सबसे ज़्यादा दूरी तय करेगा, 30 डिग्री फेंकने पे, या फिर 45 डिग्री के एंगल पे फेंकने पे, 60 डिग्री के, या 90 डिग्री के, ठीक है। तो अगर कोई भी पिंड अगर 40 डिग्री के एंगल पे फेंका जाता है तो वो सबसे ज़्यादा जो है डिस्टेंस को तय करेगा, ठीक है, दूरी को तय करेगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वेव कैन ट्रैवल थ्रू अ वैक्यूम, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे निर्वात में चल सकती हैं, साउंड वेव यानी कि ध्वनि तरंगे, वाटर वेव्स यानी कि जल तरंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंगे, या फिर लॉन्गिट्यूडिनल वेव यानी कि अनुदैर्ध्य तरंगे। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यानी कि जो आपका ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती हैं, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्केलर क्वांटिटी, यानी निम्नलिखित में से कौन सी जो राशि है वो अदिश है, ठीक है। बल यानी कि फोर्स है, या एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण है, एनर्जी यानी कि ऊर्जा है, या फिर मोमेंटम यानी कि संवेग है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है इसमें वो है आपका एनर्जी। एनर्जी यानी कि ऊर्जा जो है एक क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक। अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच प्रिंसिपल एक्सप्लेन्स द वर्किंग ऑफ इंटरफेरेंस इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यानी कि यंग के दो छिद्र प्रयोग में हस्तक्षेप का क्रिया किस सिद्धांत से समझाई जाती है, हाइजेंस प्रिंसिपल, सॉरी ह्यूजेंस के प्रिंसिपल के थ्रू, या फिर सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, या फिर डॉपलर प्रभाव के, या फॉर्मेट के सिद्धांत के थ्रू, ठीक है।
तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। यानी कि सुपर पोजिशन प्रिंसिपल जो होता है उसके थ्रू जो होता है एक्सप्लेन किया जाता है वर्किंग ऑफ इंटरफेरेंस इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यानी विद्युत फ्लक्स की एसआई इकाई क्या होती है? वोल्ट होती है, या फिर कुलाम होती है, या फिर वोल्ट मीटर होती है, या फिर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलाम होती है। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलाम। यानी कि जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है उसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होती है आपकी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलाम। ठीक है, अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू फॉर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। यानी कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के लिए निम्न में से कौन सा जो कथन है वो सत्य है। ठीक है, दे इंटरसेक्ट ईच अदर, यानी कि वे एक दूसरे को काटती हैं। दे आर क्लोज्ड कर्व, यानी कि वो एक बंद वक्र बनाती हैं। या फिर दे स्टार्ट फ्रॉम साउथ पोल, यानी कि दक्षिणी ध्रुव से शुरू होती हैं। या फिर दे फॉर्म पैराबोल्स, यानी कि वो पैराबोल्स बनाती हैं। ठीक है, तो आपका जो इसमें करेक्ट आंसर है वो है दे आर क्लोज्ड कर्व, यानी कि वो एक बंद वक्र बनाती हैं। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के लिए। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच क्वांटिटी रिमेन्स कंजर्व्ड इन इलास्टिक कोलेजन। यानी कि लोचल सेल टक्कर में कौन सी जो राशि होती है वो संरक्षित रहती है? काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम, बोथ ए एंड बी, यानी ए और बी दोनों, या फिर ओनली पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि केवल स्थितिज ऊर्जा। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो है दोनों, यानी कि काइनेटिक एनर्जी भी है और मोमेंटम भी है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि बोथ ए एंड बी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी भी जो होती है वो कंजर्व रहती है इलास्टिक कोलिजन में, और मोमेंटम यानी कि संवेग भी। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ प्लांक कांस्टेंट। यानी कि प्लांक स्थिरांक जो होता है उसका विमीय सूत्र क्या होता है? जो ये प्लांक स्थिरांक होता है इसका विमीय सूत्र कई बार पूछा है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा। इसका जो विमीय सूत्र होता है आपको वो बताना क्या होता है। ml/t-2 होता है, ml² t-2 होता है, या फिर ml² t-1 होता है, या फिर mt² होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ml² t-1। ठीक है, ये जो होता है इसका करेक्ट आंसर है। तो यानी कि आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें, जिससे कि आप आगे चल के ढेर सारे जो और भी क्वेश्चन है उनकी भी प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है, थैंक यू।